हेलो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि मिग-21 का रोमांस और रोमांच कभी खत्म नहीं होता। ये वो जादू है जो सर पर चढ़कर बोलता है। ये वो खुमार है जो उतरने का नाम नहीं लेता। रेड ओवरग्रीन ने कई मिग-21 पायलट्स से बात की और वो रिटायरमेंट के कई सालों के बाद भी इस फाइटर जेट को नहीं भूले हैं, बेखास्ता याद करते हैं। उनका मानना है कि 26 सितंबर को जब मिग-21 भारतीय वायुसेना में आखिरी उड़ान भरेगा तो वाकई एक युग का पटाक्षेप हो जाएगा। इन भावनाओं की कद्र करते हुए रेड ओवरग्रीन ने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हमने मिग-21 के भूतपूर्व पायलट्स से बात की, मिग-21 टेल्स। और मिग-21 टेल्स की पहली कड़ी आपको प्रस्तुत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। इसमें कौन बात कर रहे हैं, मैं आप पर छोड़ता हूं और मैं जानता हूं कि आप उन्हें पहचान जाएंगे। जब हमने उनसे बात की, वो यूरोप में रॉटरडैम में छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन जब उन्हें हमने मिग-21 का हवाला दिया तो वो इंटरव्यू के लिए राजी हो गए। मेरा नाम एयर कमोडोर डॉक्टर हर्षविंदर सिंह बहल है। डॉक्टर इसलिए क्योंकि मैंने डॉक्टरेट करी है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पीएचडी। और एयर कमोडोर इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे जहाज फ्लाई किए हैं, जैसे कि मिग-21, 23, 27 और कुछ सीखने के लिए मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगवार एयरक्राफ्ट के साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर्स। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे घंटे हैं, हजारों के करीब, वो है मिग-21 के अंदर, चाहे वो टाइप 77 है, चाहे टाइप 96 है या फिर टाइप 75, जो अलग अलग वर्जन है मिग-21 जहाज के। 1963 में भारतीय वायुसेना के अंदर मिग-21 जहाज को सम्मिलित किया गया। उस समय ये सबसे पहला सुपरसोनिक जेट फाइटर था भारतीय वायुसेना का। ये जहाज हाई लेवल, हाई स्पीड इंटरसेप्शन के लिए बहुत ही मशहूर था। यानी कि जो पाकिस्तान के पास जहाज थे F-86 सेबर या फिर जो F-104 स्टार फाइटर, उनको अगर बीट करना था हाई लेवल इंटरसेप्शन पे तो ये जहाज कर सकता था। और ये कहर मचा सकता था उनके थॉट प्रोसेस के अंदर कि अगर भारतीय सेना के अंदर की टेरिटरी में अगर वो लोग आते हैं तो उनको एकदम शूट डाउन कर दिया जाएगा। इसमें उस समय का आधुनिक रेडार भी फिट था और साथ ही में कार 13 एयर टू एयर मिसाइल थी, जो कि हीट सीकिंग मिसाइल थी। यानी कि लड़ाई करते समय पीछे आने के बाद इस मिसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता था। और साथ में इसमें फिट किए जा सकते थे 100 से 500 केजी के बॉम्ब्स, S7, S24 रॉकेट्स, और ये उस समय के हिसाब से बहुत ही अच्छे वेपन सिस्टम्स थे। अगर वियतनाम का युद्ध देखे, उस समय वियतनाम का युद्ध चल रहा था और वियतनाम के युद्ध के अंदर नॉर्थ वियतनामीज ने मिग-21 की मदद से 60 के करीब F-4 फैंटम्स को शूट डाउन किया था हवाई युद्ध के अंदर। ये सिर्फ हवाई युद्ध में, ग्राउंड पे नहीं, हवाई युद्ध के अंदर ही 60 के करीब। यानी कि F-4 फैंटम, जो कि उस समय का बहुत ही अच्छा जहाज था, बहुत ही आधुनिक जहाज था, उसके ऊपर भी हावी हो गया था मिग-21। तो मिग-21 एक टाइप का आइकॉन था। मिग-21 एक टाइप का जहाज था जो पश्चिमी जहाजों के लिए काउंटर था। और इस जहाज में ऐसी क्या चीजें थी जो हमारे देश के लिए एकदम क्वांटम जंप थी टेक्नोलॉजी के अंदर। सबसे पहले इसमें उस समय का एक रेडार था, दूसरी एयर टू एयर मिसाइल थी, तीसरी हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि 60,000 फुट तक ये फ्लाई कर सकता था, और चौथी और बड़ी अहम चीज थी कि हाई स्पीड, ये 2 माक यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है 1225 किलोमीटर सी लेवल पे, तो ये 2500 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता था हाई स्पीड पे। इसी वजह से 1965 की लड़ाई में एयर डिफेंस में इसका इस्तेमाल किया गया। हाँ, इसने उस समय कोई जहाज नहीं शूट डाउन किया जो 1971 में उसने किए थे, लेकिन पाकिस्तानी जहाज भारत की टेरिटरी के अंदर आने से घबराते थे। और इस जहाज में एक बड़ी अहम चीज थी, वो थी डेल्टा विंग। डेल्टा विंग क्या करती है, वो हाई स्पीड देती है और हाई रेट ऑफ क्लाइंब देती है।
इस डेल्टा विंग का मतलब है तिकोनी विंग, जो कि स्पीड जिससे बहुत ज्यादा जहाज स्पीड पकड़ सकता है। और दूसरी चीज थी मॉड्यूलर डिजाइन। मॉड्यूलर डिजाइन क्या है, यानी कि एक मॉड्यूल हटा के आप दूसरा डालेंगे तो वो आधुनिक बन सकता है। तो इसलिए अपग्रेड करना बहुत आसान था, टाइप 77 से टाइप 96, टाइप 96 से टाइप 75, और बाद में हमने इसको अपग्रेड किया बाइसन एयरक्राफ्ट में। इसमें कोपियो रेडार लगाया था, जो कि उस समय का आधुनिक एयरक्राफ्ट का रेडार था। साथ में इसमें R-77 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स लगाई गई, हेलमेट माउंटेड साइट थी, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऐसे सिस्टम्स थे जिससे अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन बढ़ाई जा सके। यानी कि जहाज एक पुअर मैन का एयर डिफेंस फाइटर। इसी वजह से बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने इस जहाज की मदद से F-16 एयरक्राफ्ट तक को शूट डाउन कर दिया था। मैंने सबसे पहली बार जब MiG-21 को फ्लाई किया था, वो था मेरी इंट्रोडक्शन फेज, जो कि सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर जो इंट्रोडक्शन होती है वो तेजपुर में हुई, टाइप 77 फ्लाई करते हुए। उस समय मैं बिल्कुल अभी ही कमीशन हुआ था, सिर्फ 1 साल मेरे पूरे हुए थे। दूसरा जब बार मैंने इसको फ्लाई किया वो था इसके बाद जो मेरा पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन था वो था उरियल्स नंबर 4 स्क्वाड्रन। वहां पे मैं फ्लाइंग ऑफिसर था। वहां पे मैंने एक्चुअली लड़ना सीखा, इस जहाज के साथ कॉम्बैट करना सीखा और बहुत माहिर पोजीशन अपनाई, और इसी की वजह से मेरी पोस्टिंग आई टैक्डी, यानी कि टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो कि एक टॉप गन स्कूल है भारतीय वायुसेना का। वहां पे मेरी पोस्टिंग आई और वहां पे मैं यंगेस्ट इंस्ट्रक्टर था, और वहां मेरे को मौका मिला कि मेरे सारे वर्जन जो उस टाइम ऑपरेशनल थे MiG-21 के, चाहे वो टाइप 77 था जो मैंने पहले ही फ्लाई कर रखा था, चाहे वो टाइप 96 था या टाइप 75, यानी कि ग्राउंड अटैक भी और एयर डिफेंस भी, दोनों रोल के अंदर उसको फ्लाई किया। और उसी में मैंने टीचिंग की अपने दूसरे जो ट्रेनीज मेरे पास आते थे ट्रेनिंग के लिए, जो हजारों घंटे उनके पास भी थे फाइटर फ्लाइंग के अंदर। मुझे एक दिन याद है, एक ऐसा इंसिडेंट याद है कि मैं एक ट्रेनी के साथ फ्लाई कर रहा था, और करते करते सडनली उसने MiG-21 को 90 डिग्रीज पोजीशन पे ला के, ट्रेनर एयरक्राफ्ट को, मुझे कहा यू हैव द कंट्रोल्स। इस समय उसकी स्पीड 0 तक आ चुकी थी, वो जहाज कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता था, स्पिन के अंदर जा सकता था। तो उसने मुझे कहा यू हैव द कंट्रोल्स, लेकिन थोड़ी कुशलता के साथ, और खासकर ये जहाज इतना अच्छा है स्लो स्पीड के अंदर कि अपने आप ही फ्लाई करते हुए रिकवर कर देता। थोड़ी सी मदद की उस जहाज को अपने आप रिकवर करने में, और मुझे वो दिन याद है, हम काफी देर तक लटकते रहते हवा में, और फिर धीरे धीरे हमने उसको इम्प्रूव करते हुए स्पीड को बढ़ाई और हमने उस जहाज को रिकवर किया। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं मेरे मन में जो MiG-21 जहाज के साथ आते हैं, और खासकर ये रॉटरडैम में जहाँ आप देख रहे हैं इतनी सारी शिप्स और इतने सारे कैनाल्स हैं और इतने सारे लोग जो आसपास घूम रहे हैं। लेकिन इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना की जो बैकबोन थी वो ये MiG-21 जहाज की वजह से थी, और ये जहाज मुझे हमेशा सेफली ग्राउंड पे लेके आता था। ये जहाज इतना पॉपुलर था MiG-21 कि इसकी कॉपीज भी बनाई गई। चाइना ने इसकी कॉपी बनाई F-7 जहाज के साथ, और इसका इस्तेमाल किया गया। अभी भी पाकिस्तान इसको फ्लाई करता है, F-7 PG वर्जन, जो उनका मॉडिफाइड वर्जन है MiG-21 का। लेकिन साथ ही में ये जहाज जब फ्लाई करता था 1965 के अंदर, हमने इसको हाई लेवल एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की तरह इस्तेमाल किया। उसकी वजह से कई पाकिस्तानी जहाज जो थे, उनके स्टार फाइटर्स या फिर उनके जो सेबर जहाज थे, वो भारत के अंदर दूरी तक अंदर नहीं आ सके। 1971 में तो इसने कमाल ही कर दिया। 13 एरियल फाइटिंग सॉर्टीज के अंदर ये जहाज का इस्तेमाल हुआ, जिसमें इसने शूट डाउन किया हर बार पाकिस्तानी फाइटर्स को, लेकिन एक ही हमारा फाइटर गया MiG-21, यानी कि 13 विक्ट्रीज हुई हमारी एक के लॉस के ऊपर। और उसमें कौन से जहाज मारे हमने? 7 स्टार फाइटर्स, 2 सेबर, 1 हरकुलिस एयरक्राफ्ट, और साथ ही में कई उनकी एयरफील्ड्स को तबाह और बर्बाद किया। मुझे तो यहां तक याद है कि जब एक गवर्नर हाउस के अंदर इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी 14 दिसंबर 1971 में, तब वहां पे 4 जहाज गए थे MiG-21, मेरे स्क्वाड्रन के थे MiG-21 के, उरियल्स के, यानी कि नंबर 4 स्क्वाड्रन के। और उन जहाजों ने जाके जब अटैक किया उसके अंदर, जो गवर्नर्स हाउस मीटिंग जब चल रही थी, तो इतना
उसका भय का माहौल बन गया कि 93,000 ट्रूप्स के होते हुए भी पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरेंडर किया। 93,000 ट्रूप्स उनके पास थे डिफेंस करने के लिए ढाका की, फिर भी सरेंडर किया उन्होंने। ये था MiG-21 का इफेक्ट। 1990 के दशक तक इस जहाज को कोई टच नहीं कर सकता था। ये एकदम आधुनिक जहाज था और एक रेवोल्यूशनरी एयरक्राफ्ट था, एक ऐसे कंट्री का, रशिया का, जो पूरा लोहा जिसका मानते थे पूरे पश्चिमी देशों के अंदर। लेकिन जब मैंने इसको फ्लाई करना शुरू किया 1980 में, तो ये सबसे मॉडर्न जहाज था उस समय का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि दूसरे देशों के जो जहाज थे, पश्चिमी देशों के, वो अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाते रहे और 1990 के दशक में F-16 जहाज, जो कि उस समय का 4th जनरेशन जहाज था, वो आ गया और उस जहाज को काफी आगे आधुनिक था, एडवांस था टेक्नोलॉजी के अंदर इस जहाज से। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस है वो कम होनी शुरू हुई। तभी हमने बाइजन अपग्रेड भी किया था, लेकिन कितना भी हम बाइजन अपग्रेड करके इसको एडवांस कर सके तो भी 3.5 जनरेशन के अंदर आया। तो कहीं ना कहीं इस जहाज ने इतनी अच्छी हमको 60 साल की सर्विस दी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये जहाज की टेक्नोलॉजी भी पुरानी होती गई और साथ में जहाज जब अभी हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी डीजल व्हीकल्स और 15 साल पुरानी पेट्रोल व्हीकल्स को बैन कर दिया गया था कुछ समय के लिए। तो क्यों किया गया था? इसलिए क्योंकि वो बूढ़े होते जा रहे थे, वो ओल्ड होते जा रहे थे और ज्यादा पॉल्यूट कर रहे थे। और एक फाइटर जहाज जब 40 साल अपने पूरे कर देता है तो स्ट्रक्चरली कहीं ना कहीं उसके पार्ट्स जो वीक हो जाते हैं, स्पेयर्स मिलते नहीं है दुनिया के अंदर क्योंकि वो बंद हो जाते हैं बनने। और साथ ही में जो भी उसको डिजाइन फीचर्स जो 1970-80 दशक के अंदर बहुत ही अच्छे गिने जाते थे, वो बाद में वो डिजाइन फीचर्स की एडवांसमेंट हो जाती है और मनूवरेबिलिटी और स्टेबिलिटी और भी बेहतर हो जाती है दूसरे जहाजों के अंदर। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देखें तो अगर 3 किलोमीटर लंबी आपके पास गन है जिसकी रेंज हो 3 किलोमीटर, दूसरे के पास 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर वाला कितना भी अच्छा हो, 3 किलोमीटर वाला उसको दूर से ही मार गिराएगा जब तक वो 2 किलोमीटर पे आता है। तो कहीं ना कहीं उम्र के साथ साथ जब ये बढ़ने लगा, लोग इसे विडो मेकर कहने लगे। मैं इस जहाज को कभी विडो मेकर नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि इस जहाज ने हमेशा मेरी सहायता किया, मदद किया। डिफिकल्ट सिचुएशंस में मुझे वापस आके लैंड कराया सेफली। बहुत ही रगेड जहाज था, बहुत ही अच्छा जहाज था, लेकिन अपने समय में जब ये बूढ़ा होना शुरू हुआ तो इसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। हाँ, ये जरूर है कि विश्व की सबसे बड़ी लैंडिंग स्पीड इस जहाज की है 310 से लेकर 340 किलोमीटर की, जो कि बहुत कम जहाज है। तो कुशलता चाहिए। इट रिक्वायर्स अ मैन टू फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट, बट दिस एयरक्राफ्ट वाज वेरी वेरी सेफ एंड आई कैन नॉट कॉल इट अ विडो मेकर। उसके बाद मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा साइन ऑफ करने से पहले रॉटरडैम के अंदर, और वो ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत नॉस्टैल्जिया से इस जहाज को याद करता हूं। आज जब इस जहाज को 19 सितंबर को रिटायर कर दिया जाएगा और आखिरी फ्लाइंग ऑलरेडी चीफ ने कर दी है इस जहाज के अंदर, तो मुझे ये जहाज की यादगार जो है, यादें जो मेरे अंदर हैं, वो कभी भी मैं भूल नहीं पाऊंगा। मुझे याद है ये इस जहाज पे मैंने लड़ना सीखा था, मुझे याद है इस जहाज ने मुझे हमेशा बचाया। मुझे ये याद है कि जो मेरी सुनहरी मूवमेंट्स है जो फ्लाइंग के अंदर, वो मैंने इस जहाज के अंदर की हैं। वायुसेनाओं में जहाज आते हैं, सेवा देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि एक जहाज 60 सालों की सेवाओं के बाद जा रहा है और लोग उसे इतनी भावभीनी विदाई दे रहे हैं, शिद्दत से याद कर रहे हैं। मिकोयान ग्योरोविच 21, आप हमें बहुत याद आओगे। अलविदा MiG-21।